तो दोस्तों आज हम सीखेंगे वेडिंग फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट परफेक्ट होने वाला है। और साथ ही साथ जो लोग वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम शूट करेंगे, नए फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सब सीखेंगे कि वेडिंग्स कैसे शूट होती है, कैसे लाइटिंग होती है, कैसे इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। और हमारे साथ है रोहित श्रीवास्तव जी, जो कि पर्पल ओशन स्टूडियो के ऑनर है और बहुत ही अच्छा वेडिंग फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं। सो आज उनके एक्सपीरियंस और साथ ही साथ उनके नॉलेज से सीखेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत ही मस्त होने वाला है, तो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका जीरो फिल्म प्रोडक्शन। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल जी। पर। थैंक यू रतन जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, इतना स्टेज देने के लिए। और मुझे याद है कि एक पॉडकास्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं एडिटिंग से रिलेटेड, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। बिल्कुल सर। तो आज का भी उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उससे अच्छी वाइब होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी आशा के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सर मैं आपसे पहली चीज़ें जानना चाहता हूँ कि मैं अभी एक फोटोग्राफर की जो मीटिंग थी वहाँ पर गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उठे थे कि फोटोग्राफर को पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए या पहले कुछ चीज़ें जो होती है उसे तैयार कर लेनी चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, प्री प्रोडक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्री प्रोडक्शन हो या कोई भी पहले की प्लानिंग हो, ये बहुत ज़रूरी होती है। हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ इसे समझते हैं। पहले अगर आपके गोल्स आपने लिख रखे हैं कहीं, तो उसे अचीव करने के आपके 80% चांसेस हैं। मगर आपने गोल्स बनाए नहीं हैं, आपने लिखे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उसको अचीव करने के 40% चांसेस होते हैं, है ना। तो ये चीज़ लिखित में होनी चाहिए आपके पास। तो जो प्री प्लानिंग है उसमें यही है आपका कि सबसे पहले आप क्लाइंट से विजिट करिए, क्लाइंट के पास जाइए और एक नोट पैड लीजिए साथ में। नोट पैड में आपको ये देखना है कि वो क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है आपसे जी। और उसके बाद इसमें एक आती है कि वो कैसे कैसे शॉट चाह रहा है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि उनको चाहिए डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चाहिए, वो कुछ भी कराना चाहते हैं। कई होते हैं कि मुझे सिनेमैटिक ही चाहिए, आप सिनेमैटिक दे दो, ट्रेडिशनल वगैरह मुझे इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं उतना नहीं है। कुछ होते हैं नहीं, मेरे पापा ट्रेडिशनल देखेंगे, उनको ट्रेडिशन ही चाहिए। जी जी। तो ये आपका एक हो जाता है, पता चला आपने तो सारा डाटा बना के दे दिया या आपने कुछ मिस कर दिया, उनको वो चीज़ चाहिए थी। ओके, प्री प्लानिंग में ये सारी चीजें जरूरत होती है। हाँ, ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली क्लाइंट के सामने और क्लाइंट को भी बता दिया कि भाई ये चीजें हम आपको दे रहे हैं जी। दूसरी चीज, अब इसके बाद ये आपने प्लानिंग कर ली, फिर शॉट की प्लानिंग कर लो। मान लो कोई क्लाइंट कह रहा है, कोई कपल कह रहा है कि हमें मतलब कपल शॉट ज्यादा चाहिए जी जी, हमें वेन्यू शॉट ज्यादा चाहिए जी। तो आप वो प्लान कर सकते हैं, वो प्लान। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं फोटोग्राफर्स, कभी कैमरा भूल जाते हैं, बैटरी भूल जाते हैं, या फिर कभी कार्ड भूल जाते हैं। तो ये भी प्री प्लानिंग में हमें लगता है कि आना चाहिए। प्लानिंग में आता है, और ये भी आता है स्पेशली कई क्लाइंट, जब हम लोग 10 लाख 15 लाख की वेडिंग कर रहे होते हैं तो क्लाइंट पूछता है अपने से कि भाई कौन सा कैमरा आप ला रहे हो जी जी, और क्या कौन कैमरा कौन कैमरा कौन ऑपरेट करेगा और कौन कौन से गियर्स आप यूज कर रहे हो। राइट ठीक है। अगर आप छोटी वेडिंग कर रहे हो 1-2 लाख वाली, तो मुझे नहीं लगता कि उतना कोई पूछता होगा। मगर आप जब 10 लाख की वेडिंग कर रहे हो तो वो पूछेगा आपसे कि भाई आप क्या यूज कर रहे हो, कौन कौन से कैमरा आप यूज कर रहे हो, लेंसेज कौन से यूज कर रहे हो, फिल्टर यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो, ये सारी चीज। और आपको नॉलेज है कि नहीं उस फील्ड की। हाँ, और आपको नॉलेज है या नहीं है। दूसरी चीज, अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है, जब प्री में ही आपको एक चीज और डिसाइड कर लेनी है। आपने डाटा बनाया, सब कुछ किया, डिलीवरी कर दी जी। डिलीवरी करने के बाद आपने बात की थी लड़के के पक्ष से, और लड़की पक्ष से आपके पास क्वेश्चन है, ये भाई चेंज कर दीजिए, अच्छा नहीं, ये चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर, ये सारे चीज पहले ही आप बता दो उनको कि भाई डिसीजन मेकर कौन है। राइट। डिसीजन मेकर जो होगा मैं उससे बात करूंगा कि लास्ट में डिसीजन कोई और निकालता कि नहीं, हाँ ये चेंज कोई और करवा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। अगर वो होता है जी जी, आप अगर वो होता है तो आपने बताया कि मैंने 3 चेंजेस फ्री दिया हूँ जी, और 3 चेंजेस के बाद मैं सब पेड रहेगा। बिल्कुल राइट। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्लाइंट के साथ पहले थोड़ी सी हार्श बात जरूर लगेगी, मगर ये है कि आपके लिए और क्लाइंट दोनों के लिए सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप रिश्ते को इतना लंबा खींच देते हो, मतलब क्लाइंट और अपने रिश्ते को इतना लंबा खींच देते हो और इतना इरिटेटिंग बना देते हो कि आप दोबारा उसका काम करना नहीं चाहते हो। राइट। तो आप जब पहले ही अच्छे से प्री प्लान करके चलोगे तो आपको फिर इतना खींचने की जरूरत नहीं रिश्ते को, और आप बड़े आराम से उसको
निभा सकते हो। इवन वो क्लाइंट आपको आगे क्लाइंट भी देता रहेगा। सर बहुत अच्छा रहा, इस पे हम लोगों को थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग में हमें कैमरा कैसा रखना है, चार्जिंग करनी है बैटरीज को, कार्ड प्रिपेयर करके रखना है, कार्ड में डाटा ना हो फॉर्मेट करके रखना है, ताकि वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हमें क्लाइंट के साथ अच्छी डील करनी है, एक अच्छा चार्ट बनाना है ताकि हम उसको क्या क्या दे रहे हैं या उसको हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, इन सारी बातों को जरूर ध्यान दें प्री प्लानिंग में दोस्तों। तो सर मैं इसी सिलसिले में आपसे आगे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, मैं जितनी भी मीटिंग्स में जितने भी फोटोग्राफर से मिलता हूँ या जितने भी हमारे नए बिगिनर्स होते हैं उनका सेम क्वेश्चन होता है, जितना एडवांस लेवल पे होते हैं उनका भी यही क्वेश्चन अधिकतर होता है कि हमें कौन सा कैमरा चाहिए, कौन सा लेंसेस चाहिए। तो सर आपकी इसमें क्या राय है और क्या आपका एक्सपीरियंस है कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है? देखिए इक्विपमेंट की बात करें तो जहाँ तक मैंने नए फोटोग्राफर्स को देखा है, अगर आप उनके पास बजट है तो वो सोचेंगे भाई मैं सिनेमा लाइन का कैमरा ले लूं। जी ठीक है। और हर साल उनको कैमरा बदलना भी है जैसे वो मोबाइल बदलते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर के, आपको एक अच्छी बॉडी अपने बजट में पहले ही सजेस्ट कर लेनी है कि मुझे ये अच्छी बॉडी इस बजट में ये बॉडी अच्छी मिल रही है। उसके बाद जो आपका कलेक्शन बनाना है, आपको अपने लेंसेज का बनाना है, फिल्टर्स का बनाना है, या एसेसरीज आप जिसे बोलते हो एसेसरीज का बनाना है, और लाइट का बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीजें हैं जो आपके स्किल में जान डालती हैं। राइट। और सबसे बड़ी बात जो स्किल की बात है तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक कार ली और आपको कार दी गई कि भाई आप इसे ड्राइव करो, तो आप इसे चाहे जितनी बेकार कार हो, आप ड्राइविंग जानते हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं, राइट। और चाहे जितनी अच्छी कार हो आप ड्राइविंग जानते हैं तो ड्राइव कर सकते हैं। बट मान लीजिए थे आपको कोई अच्छी कार दे देता है, मान लीजिए फरारी हो गई, मर्सिडीज दे देता है और आपसे बोला ड्राइव करो, क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्किल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गियर्स तो आपके सेकेंडरी हैं, इंपॉर्टेंस है बट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही। पहले इंपॉर्टेंस जो है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी स्किल है। देखिए दोस्तों इसी के सिलसिले में आपको मैं इस बात को एक बार फिर से अंडरलाइन कर दूं कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी किसी फोटोग्राफर से ये डिस्कस करता हूं कि आपने क्या फोटोग्राफी सीखी है या आपने कहीं से कैमरा चलाना सीखा है, तो उनका क्वेश्चन रहता है नहीं मैंने यूट्यूब पे देखा है या मैंने अपने दोस्त को देखा है। तो दोस्तों मैं उनसे यही जवाब देता हूँ कि देखिए जब तक आप अपनी स्किल पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप एकदम क्लियर नहीं जान पाएंगे कि मुझे कौन सी बॉडी, कौन सा लेंस या कौन सी लाइटें चाहिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी स्किल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि आप अपने सपने तक, अपने गोल तक फोटोग्राफी में पहुंच पाए। तो इसी के सिलसिले में हम आगे चलेंगे और आगे का हमारा यहाँ पे एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं अपना भी प्रमोशन करता हूँ कि अगर आपको जैसे किसी बिगनर को मतलब ये जानना है कि कौन सा लेंस चाहिए, कौन सी बॉडी चाहिए, तो मेरी एक पूरी शॉर्ट लिस्ट की एक पूरी लिस्ट है मेरे चैनल पे, तो वो देखे, उससे काफी कुछ वो सीख सकता है। जरूर। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक बार इनके चैनल की लिंक दे देंगे। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चल रहा है, आप इसे जरूर पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने पाए और आप अपने करियर में आगे तक पहुंचने पाए। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं अगला सवाल जो कि है शूट और टेक्निक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग शूट करना तो सीख लेते हैं, उसको शूट कैसे करते हैं ये नहीं सीख पाते हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं रोहित सर से। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शूटिंग टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए? शूटिंग में क्या होता है कि इंपॉर्टेंस है आपके फ्रेम की, आप जो एक फ्रेम बना रहे हो या किस एंगल से फ्रेम बना रहे हो जी, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जो हमारी टेक्निक है बेसिक, फ्रेम को फॉलो करना है आपको एंगल फॉलो करने हैं, और एंगल के बाद आपको इन्वायरमेंट और आपका इमोशन को देखना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे देखोगे आप, दिखाओगे कैसे, दिखाते हो आप एक फ्रेम के जरिए। तो फ्रेम आपको आना चाहिए कि कौन सा फ्रेम कहाँ पे लगेगा। क्लोजअप है जहाँ पे आपको इमोशन दिखाना है, या उसकी जैसे वेडिंग की बात हो रही है तो वेडिंग में लड़का हंस रहा है, या थोड़ा सा साली और उसमें हल्दी चल रही है तो शरारत हो रही है, वो दिखाना है आपको। तो क्या दिखाओगे आप, क्लोजअप से दिखाओगे। वहीं जब वाइड एंगल लगता है, वाइड एंगल आपका क्यों जरूरी होता है? वाइड एंगल दिखाता है कि ये कौन से इन्वायरमेंट में है, मतलब जैसे मंडप है, आप मंडप में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, आउटडोर कर रहे हो, तो वाइड एंगल जब आप लगाते हो या कौन कौन है उसमें, लोकेशन पे कौन कौन है ये दिखाते हो। मैं इसमें वो एक बात बोलूंगा सर, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने एक फोटोग्राफर का डेटा जब देखा, ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, तो वहां पर मैंने देखा दोस्तों कि उसने शूट किया, लड़का लड़की ने खाना खाया आफ्टर स्टेज और सीधे वो मंडप में पहुंच गया, पूजा करने लगा। तो मैंने पूछा यार ये डायरेक्ट आप स्विच कर गए,
तो उसने बोला हाँ भाई फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई यार अगर इसको आप मंडप का भी एक वाइड शॉट लेते और उसको ऐड करते तो पता चलता कि खाना खाने के बाद ये मंडप के अंदर पूजा हो रही है, तो एक सिस्टमैटिक स्टोरी बन जाती है, तरीका बन जाता कि हाँ आपने ये फ्रेम शूट किया है। तो ये एंगल एंड शूटिंग टेक्निक्स आपको आनी जरूरी है। जैसे कि आप एंगल्स के बता बारे रहे में हैं। आपको नॉलेज होनी है, फ्रेम के बारे में नॉलेज होनी है, देन आफ्टर आप फिर सीक्वेंस बनाओगे आप। जी तो सीक्वेंस वैसे वेडिंग में लगभग चलते ही रहते हैं, बस आपको शूट करना है और आपको उसके इमोशन देखने हैं। ज्यादातर इमोशंस पे फॉलो करना है। ज्यादातर आपको इमोशन पे है, क्योंकि आप इसको रिक्रिएट नहीं करा सकते। राइट। वेडिंग एक ऐसा Moment है। अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट है जिसको आप रिक्रिएट नहीं करा सकते। राइट, आपको जो करना है, जो चल रहा है वही वही करना करना है है और उसी को कैप्चर करना है, अच्छे ढंग से करना है। जी। तो दोस्तों आपने शूटिंग टेक्निक के बारे में जाना, उसमें आपको फ्रेम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कब कपल हंसेगा, कब उसके फैमिली में ऐसा मोमेंट आएगा जो हम कैप्चर करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। इन सारी बातों को आपने जाना। और साथ ही साथ मैं आपको एक दोस्तों बात बता दूं, आपको कैमरे के साथ एकदम रेडी रहना है किसी भी इमोशन को कैप्चर करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि हमें कोई कैप्चर करने के लिए मोमेंट क्रिएट करेगा, कभी कभी मोमेंट क्रिएट होते हैं, आपको कैप्चर करना होता है। तो दोस्तों इस तरह के शूटिंग टेक्निक्स हैं, आप जिन्हें और भी ज्यादा जान सकते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके साथ इसी में discuss कई करेंगे। बार ऐसा होता है कि जैसे आप देखोगे जब आप वेडिंग बुक कर रहे होगे तो आपसे पूछेगा ट्रेडिशनल कौन करेगा, हाँ, या कैंडिड कौन करेगा, जी या सिनेमैटिक कौन करेगा। राइट। तो ये जो फील्ड है अलग अलग इसीलिए कर दी गई हैं कि वो सिनेमैटिक वाला बिजी होता है कि बस वो मुझे सिनेमैटिक ही निकालना है, राइट और जो ट्रेडिशनल वाला होता है उसको पता होता है कि मुझे पूरा ट्रेडिशनल निकालना है। निकालना है, और जो कैंडिड वाला होता है वो ऐसे मूवमेंट्स को या कैप्चर करता है। हाँ, या जो उनके रिलेशनशिप हो गए या कोई रिश्तेदार हो गए उनको कैप्चर करता है। राइट, तो ये भी डिफरेंस आता है, ताकि ये सब चीजें मिसिंग ना Missing ना एक हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों शूटिंग टेक्निक्स जानना। और दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे लाइटिंग के बारे में, क्योंकि लाइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेडिंग फोटोग्राफी हो, चाहे वो फिल्म शूटिंग हो और या चाहे एडिटिंग हो, लाइटिंग हम अगर यूज नहीं कर पाते दोस्तों तो हमारे कंटेंट जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत अच्छा ग्लो नहीं आएगा, बहुत अच्छे फील नहीं आएगा। तो इसलिए लाइटिंग भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ लाइटिंग के बारे में। देखिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का तो इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ सारी लाइट बंद कर तो क्या हम और आप दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, सिर्फ बातें ही और बातें रह जाएंगी। मतलब जो साउंड हमारे जो अभी हम वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑडियो पॉडकास्ट ऑडियो पॉडकास्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज। तो अब जब हमने एक लाइट लगाई तो आप देखोगे कि हमारे थोड़े से चेहरे दिखना शुरू होंगे, थोड़े से काले दिखेंगे, ठीक है। हमने दूसरी लाइट लगाई, वो थोड़ा सा और ग्लो हुए। हमने फिर बैकग्राउंड में कुछ लाइट लगाई, बैकग्राउंड लाइट हुई, जैसे बीजी लाइट जिसको बोलते हैं, बीजी लाइट। फिर हमने प्रैक्टिकल लाइट लगाई, प्रैक्टिकल लाइट से लगा हाँ कि कुछ जल रहा है, उसका ग्लो हम पे पड़ रहा है। तो जब इस तरह से हम लाइट को ऐड करते जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में, क्रिएट करते हैं। मतलब इसको आप सिनेमैटिक में ये समझिए, जब से वेडिंग में सिनेमैटिक ऐड हुआ ना, जी तो क्या हुआ कि हम सिनेमैटिक का मेन मतलब क्या है, लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई पीछे बोका कर दो, बोका शायद बोका ही होता है, बुके बोलते हैं बुके। कॉमन में, तो बुके हाँ, चलता है। बुके या बोका डाल दो। तो आपने डाल दिया और वो सिनेमैटिक हो गया। नहीं, सिनेमैटिक वो नहीं है। स्लो कर दिया, सिनेमैटिक हो गया। नहीं, वो सिनेमैटिक नहीं है। सिनेमैटिक क्या है? जो सिनेमा में चल रहा था या चल रहा है उसकी हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिनेमैटिक का मेरी समझ में जो मतलब है वो होता है आप आर्टिफिशियल चीजें बनाते हो, रिक्रिएट करते हो जी, फिल्म से मिलता जुलता, वो आपका सिनेमैटिक कि ये मोमेंट ऐसा हो जाए, ऐसा हो शेरवानी जाए, लड़का और ऐसे उसको पहने, और ड्रामेटिक बनाते हो, लाइक अ ड्रामेटिक बनाते हो, वो सिनेमैटिक है। सिनेमैटिक जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि आप कितना उसको ड्रामेटिक क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक विंडो है, विंडो के बाहर सूरज है, मगर हम तो रात में शूट कर रहे हैं, अब क्या करोगे? राइट। तो हम वो सूरज क्रिएट करते हैं कि हम उसको दिखा पाए कि सूरज आ रहा है, हमारे सूरज आ रहा है। वो कैसे करोगे? आपने एक विंडो बनाई, विंडो के बाहर आपने एक लाइट लगाई जो हाइलोजन लाइट, और उसके बाद उसकी शैडो यहाँ पे पड़ रही है और उसकी जो लाइट है यहाँ पास हो रही है। तो ये हमने क्रिएट किया। वैसे ही की लाइट इंपॉर्टेंट है। की लाइट जो हमारे सब्जेक्ट को, मेन जो सब्जेक्ट होगा उसको हाईलाइट करेगा। उसके बाद हमारे बैकग्राउंड लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? कि कुछ कलर, कुछ सिनेमैटिक लुक डाल देता है, वो फिल अप हो जाता है जी, राइट, ठीक है। और उसके बाद
जो हमारा माइंड है, एक फिजिक्स का रूल होता है, फिजिक्स का हमेशा रूल जो होता है हमेशा अप्लाई होता है, चाहे आप फिजिक्स जानते हो या चाहे ना जानते हो। कुछ तो फील करते हैं आप। हमने बॉल फेंक के मारी तो गिरनी आप पे है जी, चाहे आपको फिजिक्स आती हो चाहे ना आती हो, ठीक है। तो वो चीज है, फिजिक्स में ये चीज है। तो आपने जब देखा कि सब तरफ लाइट ग्लो हो रही है बट आपको लाइट दिख नहीं रही, तो आपका माइंड जो है वो सब पकड़ लेगा कि ये फेक है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइट यूज करते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ लैंप यूज की है, तो इससे लग रहा है अगर ये जो नोज पे आपकी लाइट आ रही है, जो कैमरा में हमें देखेगा उसको ये पता होगा कि ये जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है ना। तो इसका माइंड जो है वो और चीजों में हाँ गुम नहीं होगा। और बेसिक जो एडिट का टेक्निक है वो ये है कि आपको गुम नहीं होने देना, जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम दिखा पाए, राइट, ये चीज हो। तो दोस्तों आपने देखा कितनी डिटेल्स में हम लोगों ने लाइट पे बात की, और लाइट पे आपने सीखा, हम लोगों के की लाइट सीखी जो हम सब्जेक्ट पे हाईलाइट करते हैं, हमारी बीजीएम बैकग्राउंड लाइट सीखी आपने, प्रैक्टिकल लाइट के बारे में सीखा, और भी बहुत सारी लाइट्स होती हैं दोस्तों, उनकी टेक्निक्स होती है, हम किस एंगल से डालें, कहाँ पर शेडो क्रिएट हो, कहाँ पर हॉरर के लिए कौन सी लाइट डालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं लाइटिंग को लेके। और हम आने वाले दिनों में और भी चीजों पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग और पॉडकास्ट लेके आए, तो उसमें हम डिटेलिंग पर वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हम लाइटिंग पर एक पॉइंट बनाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर देंगे तो बिगिनर्स हैं उनके सर से निकल जाएगी बॉल। आपने एकदम सही कहा। तो दोस्तों हम इसलिए इस पॉडकास्ट को बहुत बांध के रखना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में आपके साथ डिटेल के साथ वीडियोस लेके आएंगे, कि पॉइंट्स पे लेके आएंगे। जैसे आज सर ने सिनेमैटिक को छेड़ा, सिनेमैटिक में भी मेरा मानना बहुत ही अलग व्यू है, क्योंकि लोग सिनेमैटिक को मानते हैं हमने ये शूट कर दिया, गिम्बल से एंगल ले लिया, दूर कर ले लिया, तो ये हमारा सिनेमैटिक लुक हो गया और हम नचाते घूम रहे हैं, यही सिनेमैटिक है। नहीं दोस्तों, सिनेमैटिक का मतलब है सिनेमा लुक, और इसमें भी एक डेफिनेशन है सिनेमैटिक की। ये नहीं पीछे ब्लर कर दिया, ये सब सारी चीजें नहीं है। तो इसलिए स्पेसिफिक पॉडकास्ट लेके आएंगे कि सिनेमैटिक होती क्या है और एक्चुअल में कैसे सिनेमैटिक शूट करेंगे। और मैं इसमें साथ ही साथ एक प्रमोशन भी कर दूं दोस्तों, हम लोग बहुत जल्दी क्लासेस लेके आने वाले हैं, जिसमें आप हम लोगों के साथ आके प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोगों के साथ जमीनी स्तर पे सीख सकते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं वो हम लोग साथ कमेंट करें, हम उनको साथ डील करेंगे कि कैसे उनको कहाँ पर आना है और क्या क्या चीजें उनको जरूरत है, फिर वो हमारे साथ प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। और आइए दोस्तों हम बात करते हैं साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग पर, जो कि बहुत ही मस्ट पॉइंट है। स्टोरी टेलिंग क्या है एक वेडिंग फिल्म के अंदर, एक वेडिंग फिल्म क्या बताना चाह रही है हमारे दर्शक को, और साथ ही साथ हमारे जो कपल हैं जिनकी ये वेडिंग फिल्म है। सो आइए जानते हैं वेडिंग फिल्म की हमारी स्टोरी टेलिंग के तरीके को, और साथ ही साथ उसमें एडिटिंग का रोल प्ले करती है। देखिए एडिटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप जब क्लिप बना के लाते हो, आप जब क्लिप बना के शूट करके लाते हो, तो वो सिर्फ क्लिप होती है, वो अगर एक दूसरे के साथ जुड़ी ना हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये स्टोरी क्या है, राइट, ठीक है। तो वो जब और जोड़ने वाला गलत जोड़े तो भी आपको स्टोरी नहीं पता चलेगी, बिल्कुल नहीं पता चलेगी। मान लीजिए कोई फोन पे बात कर रहा है और जोड़ने में उधर रोने का सीन लग रहा है, क्या आप समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। एडिटर को ये माइंडसेट होना चाहिए कि इसके बाद कौन सी क्लिप होनी चाहिए या कौन सा फ्रेम लगना चाहिए। मान लीजिए अब रोना चल रहा है या हंसी मजाक चल रहा है और आपने वाइड ही लगा रखा है, नहीं है ना, तब आपको एक क्लोजअप लेना पड़ेगा, क्लोजअप लगाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें एडिटिंग को, इसीलिए मैंने आपसे ये इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, मैंने इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग का साथ मैंने कॉम्बिनेशन पूछा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग मान लीजिए एक फोटोग्राफर ने शूट करके दे दी, ये स्टोरी है, यहाँ से ये दूल्हा आया और यहाँ से गया, यहाँ से ब्राइड आई, एंट्री हुई, जयमाला हुआ, फेरे हुए, देन विदाई हो गई, एक स्टोरी ये हो गई, एक स्टोरी हो गई बिगिनिंग। और एक एडिटर जो है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है, राइट, वही मेरा कहना था, इसीलिए मैंने तो अब देखो किस तरह से, अब मान लीजिए हम लोग शूट करके लाए, तो भाई स्टार्टिंग में हमने जो हल्दी मेहंदी ये सब हुए, ये सब शूट किया, इसके बाद अपनी रस्में थोड़ी सी रहती हैं बीच की, वो शूट हुई, उसके बाद आ जाओ सीधे आप शादी पे, शादी शूट की, उसके बाद विदाई, फेरे और विदाई, ये उसके बाद रिसेप्शन भी किसी क्या होता है लड़की पक्ष में नहीं होता है, लड़के पक्ष में रिसेप्शन भी होता है। तो ये पूरी एक स्टोरी है, पूरी एक कहानी है, उस कहानी में ड्रामे होते हैं। बिल्कुल भाई, जब बुआ काजल लगाने आती है तो ड्रामा होता है, राइट, सूफा कपड़े पहनाने आते हैं तो ड्रामा होता है, एकदम तो ये ड्रामों को कितना आप हाईलाइट कर, राइट, कितना अच्छे से दिखा पाते हैं जी, ये बेसिकली मेन एडिट है, राइट। तो अब इसके लिए मान लीजिए एक कैमरा पर्सन है या कैमरा बॉय है, उसने वो ड्रामा कैप्चर नहीं किया सही से। मान लीजिए वो क्या करता है कि भाई फेरे वाला जब चल रहा है, फेरे में उसने बाहर से शूट कर लिए, और फेरे में जो इमोशन चल रहे थे, क्योंकि फेरे के समय लड़की इस तरह से दुखी हो रही थी कि मैं अभी थोड़ी देर बाद ये घर छोड़ के चला जाऊंगी, और यहाँ पे जो माँ है उसकी ऐसे इमोशनल हो रही है कि मैं
थोड़ी देर बाद मेरी लड़की जा रही है, राइट। तो अब वो आंसू, वो कैप्चर आपने नहीं किया, तो क्या आप एक ड्रामा क्रिएट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों तरफ से कैमरामैन को भी समझने की जरूरत है कि हम क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा ले सकते हैं, राइट। और एडिटर को ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि वो किस तरह से उसको और ड्रामेटिक करके दिखा सकता है। अगर आप एक शूट देख रहे हो, मतलब आप एक शूट करा रहे हो, तो आपके पास शूट कराने कोई क्यों आता है? राइट। वो इसलिए नहीं आता है जी। कि भाई जैसा है वैसा शूट करके बना दे के दो। हाँ। वैसा शूट करके देना भाई, कैमरे मोबाइल तुमसे अच्छी क्वालिटी देते हैं, राइट। ठीक है। वो किसी एक को कहेगा भाई ये लो मेरा शूट कर दो। आईफोन और लो बनाते रहो, बिल्कुल। ठीक है। वो आपके पास इसलिए आता है कि आप प्रोफेशनल हो, आप अच्छे से उसमें जान डालते हो। आपने बहुत सारी वेडिंग देखी होंगी, एक्सपीरियंस है आपके पास, जी। उसका पैसा दे रहा है आपको। जी। तो आप उस एक्सपीरियंस को अगर यूज नहीं कर रहे हो, जी। आप उस एक्सपीरियंस को इनहेंस नहीं कर रहे हो, तो मतलब नहीं आपकी कोई एडिटिंग मतलब का नहीं या है आपकी फोटो स्टोरी शूट का। टेलिंग। तो वो स्टोरी टेलिंग ऐसे क्रिएट होती है, आपके एक्सपीरियंस, आपने जो कई शादियों में देखा होगा कि ये चीज नहीं, ये आंसू इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ये हंसी इंपॉर्टेंट है। जी। वो स्टोरी, वो उसको और ज्यादा इनहेंस और ड्रामेटिक करना, ये इंपॉर्टेंट। स्टोरी टेलिंग हम लोगों ने सीखा और बहुत सारी चीजें जानी दोस्तों। और स्टोरी टेलिंग में हम लोगों ने बातें की, कैसे शूट करेंगे दूल्हे के घर से लेके दुल्हन के घर तक, और दुल्हन के घर से आने तक, यहाँ तक, दूल्हे के घर तक मतलब। तो इस तरह की हम लोगों ने स्टोरी को देखा, इसमें हमारे क्या इमोशंस हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, और क्या क्या मूवमेंट्स और रिचुअल्स हैं, उन सबको कैसे कवर करें और एडिटर के साथ शेयर करें और अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर बनाएं एडिटिंग के साथ। सो दोस्तों, लास्ट में हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, जो कि फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश वर्मा जी हैं। उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि एक फोटोग्राफर को एक अच्छी वेल ड्रेस में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि फैमिली के साथ वो घुल मिल सके और उन फैमिली के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सके और उनके साथ शूट कर सके। आपका बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, ताकि क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल हो और अच्छे से शूट करे। सो आइए इसके बारे में भी जानते हैं थोड़ी सी राय सर की, कि ड्रेसिंग सेंस को लेके उनकी क्या राय है। देखिए, ड्रेसिंग सेंस चाहे आप फोटोग्राफर हो या ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा कैजुअल हो सकते हो, मतलब आप एकदम प्रोफेशनल ना दिखो, थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हो, जी जी। बट एकदम मतलब छपरी टाइप का, या मैं एक बार यूज करूं, छपरी टाइप का नहीं हो सकता। छपरी टाइप नहीं हो सकता जी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप, सबका एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि हम ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते जो एक राह चलते आवारा टाइप बोल सकते हो। हाँ हाँ जी। हालांकि ये भी आजकल आर्टिस्टिक वर्ड हो गया है एक, आवारा, तो बोल सकते हो आप, मगर मैं आवारा ही नहीं बोल रहा हूँ, मगर आप समझो, आप बात को, आप जो छपरी वर्ड निकाल रहे हो, ये मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ज्यादा लोग यूज ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप क्या राह चलते, अगर कोई भी ऐसे दिख रहा हो, आप उससे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप उससे बात कर सकते हो जो एक ड्रेस में होगा, एक अच्छा गुड लुकिंग होगा। आप जरूरी नहीं है कि वो पुलिस में हो या नेवी में हो या वही ड्रेस हो, जी ठीक है, ये डॉक्टर की ड्रेस हो। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, वेल ड्रेस है, तो आप उससे बात करने में हिचकोगे नहीं, जी जी राइट, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अब प्रोफेशन में आ जाओ, आपके आपने कैमरा पर्सन हो। कैमरा पर्सन वो एक सिंगल पर्सन है जिसे लड़की अलाउ करती है, मेरे रूम में आकर मुझे शूट करो, जी, शूट वाला नहीं, शूट मतलब यानी फोटोग्राफी का शूट करो, वीडियो और उसके बाद साथ में कौन है? मेरी बहन होगी या मेरी मम्मी होगी, जी ठीक है। और आप और आपके एक हेल्पिंग बॉय के साथ आते हो, जी ठीक है। और उस समय आपने गुटखा खा रखा है, शराब पी रखी है, तो क्या कोई फैमिली आपको अलाउ करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल फैक्ट है, ये जरूरी है। तो आपको वहाँ पे ड्रेसअप होना, बिहेवियर अच्छा होना, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे और आपके लिए ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी वेडिंग में जाएं, एक प्रोफेशनल लुक में जाएं, हो सके तो शर्ट और पैंट में जाएं, और अगर आप बहुत ही कैजुअली फील करते हैं तो टी शर्ट पैंट में भी जा सकते हैं। मैं ड्रेसिंग में कोई भी कैटेगरी नहीं डिसाइड कर रहा, मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा ये सिर्फ कहना है, सर ने भी बहुत अच्छी राय प्रेजेंट की है, हमें एक अच्छे वेल ड्रेस में जाना चाहिए ताकि हम एक फोटोग्राफर लगे और अपने इस फोटोग्राफी की स्किल के साथ साथ अपने बिहेवियर को भी प्रेजेंट कर सके। हमारे जो नए फोटोग्राफर आ रहे हैं, जो यूथ फोटोग्राफर आ रहे हैं, उनके लिए भी यही राय है कि वो अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। ये नहीं कि उन्होंने पैंट चढ़ा के पहन ली है, शर्ट इस तरह से पहन लिया है, या गमछा बांधे हैं, सर ने भी बताया था उसके बारे में। सो इस तरह का लुक ना रखें, प्रोफेशनल लुक में जाएं। आप देखेंगे आजकल जितनी भी कंपनियां, उनके सर्विस ड्रेसेस होती हैं, इसी तरीके से आप अपनी ड्रेस भी बना सकते हैं। बिल्कुल, प्रोफेशनली ड्रेस बनाकर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा गुड लुकिंग पर्सन दिख सकते हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियरी है, क्योंकि मान लो आप अपनी ड्रेस बनाते हो, अपने स्टूडियो की एक ड्रेस बनाते हो, तो लोग दूर से देख के जानेंगे हाँ ये वो स्टूडियो का बंदा है,
ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों ड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ। दोस्तों आइए हम आखिरी कुछ पॉइंटों पे बात करते हैं कि क्लाइंट के साथ डाटा डिलीवरी में जो प्रॉब्लम्स आती है, कभी क्लाइंट जल्दी सेलेक्ट करके दे देता है, हम डिलीवरी नहीं कर पाते, कभी क्लाइंट लेट में करता है तब देर हो जाती है, फिर सीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर सीजन स्टार्ट होते समय क्लाइंट हमें फोन करते हैं तो उस समय में हम काम नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डाटा डिलीवरी करने में। सो इसका भी एक टाइम लिमिटेशन होता है और टाइम बाउंडेशन होता है कि क्लाइंट और आप दोनों बन जाए एक सर्टेन टाइम के लिए, ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डाटा डिलीवर कर सकें। तो आइए इसके बारे में भी जानेंगे कुछ बातें। देखिए मैं क्या करता हूँ ऐसे में मेरा जो रोल रहता है वो ये रहता है कि मैं जब क्लाइंट से जाता हूँ पहली मीटिंग करता हूँ, उसी समय जिसमें हम लोगों ने अभी प्री प्रोडक्शन प्लानिंग की बात की थी। प्लानिंग उसी प्लानिंग में मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको डिलीवरी कैसे मिलनी है, किस फॉर्मेट में मिलनी, मतलब फिर फॉर्मेट का मतलब ये हम यूएसबी में देंगे, सीडी में देंगे या ऑनलाइन क्लाउड पे देंगे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ। और उसके बाद हम उस पर बात कर लेते हैं कि आप इसकी पेमेंट जो होगी, आप मतलब पहले जो आपको एक एडवांस पेमेंट करनी है, एक जब हम शूट कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट करनी है, और एक जब हम एडिट कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट करनी है। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, नहीं राइट, आप किसी भी तरह से कर सकते ये हो, प्रोसेस है ना। तो ये आपने अपनी प्रोसेस एक मैंने बना रखी है, वो मैं इसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद क्या किया आपने, जब डिलीवरी दे रहे हो तो आप पहला जो करेक्शन दोगे, पहली जो कॉपी दोगे कस्टमर को, उसको आप दोगे कि इसमें आप करेक्शन बता दो कि आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकते हैं जी, ठीक है। और डिसीजन मेकर आपने पहले ही फाइनल कर लिया था, कौन रहेगा राइट, उसी को आपको दिखानी है, उसको आपको बता देनी है कि डिसीजन आप दोगे जी। वो आपको एक बार डाटा पूरा ला करके ये करेक्शन है, ये करेक्शन बता देगा जी। और उसके बाद आपने वो करेक्शन को फुलफिल कर दिया और फिर आपने फाइनल दे दिया। फाइनल आपने जो भी बात की उनसे सीडी पे या यूएसबी पे, पेन ड्राइव में या क्लाउड पे, आपने उसको वैसे डिलीवर कर दिया। डिलीवरी करने के बाद आपने पूरा पैसा उनसे ले लिया। और पेमेंट का मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पेमेंट को 3 भाग में जरूर बांटिए। कि आपने एडवांस लिया, एडवांस के बाद आपने फोटो क्लिक की, उसके बाद लिया, और उसके बाद जब आपने फाइनल डिलीवरी दे दी उसके बाद लिया। तो डिलीवरी का यही एक मोटा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि डिलीवरी पॉइंट बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोग यही फंसते हैं। होता क्या है कि आपने दे दिया, आपने फोटो बड़े अच्छे समय पे दे दिया, और आपने क्या किया, उस प्लानिंग में मेंशन नहीं किया था कि इतने दिन बाद आप अगर डिलीवरी के लिए फ़ोन करते हो तो मैं डाटा मेरे पास नहीं होगा। राइट, आप डाटा इकट्ठा करते चले जा रहे हो। आपके पास पुराने साल का भी डाटा है, 2021 का भी डाटा है, 2020 का भी डाटा है, और आप 24 में कर ही रहे हो। कितना डाटा कहाँ तक स्टोर करेंगे, कहाँ तक स्टोर कर, आप टीबी बढ़ाते जाओ तो आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वो बर्डन कम करने के लिए आप उस प्लानिंग जो पहला आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ड्यूरेशन कर दिया कि भाई इस टाइम के बाद आप अगर नहीं लेते हैं डाटा जी तो मैं रिलायबल नहीं हूँ। कई बार क्या होता है, लड़कियों को फोन करो, या मतलब उनके लड़कियां मोस्टली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लड़की जब अपने घर से चली जाती है जी तो थोड़ी वो इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो उतना ध्यान नहीं देती है। तो पता चला लड़की के बच्चे भी हो गए और आप फोटो सेलेक्ट ही नहीं करा पा रहे। राइट, मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट का एक रूल भी है, 90 डेज के अंदर अगर आप डाटा डिलीवर नहीं करते हैं और या क्लाइंट आपके ऊपर कुछ कहता है या क्लाइंट नहीं लेता है, तो आप अथॉरिटी रखते हैं कि उस डाटा को इरेज कर। आप अगर रजिस्टर्ड फोटोग्राफर है तो आप कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड फोटोग्राफर से एक दोस्तों बात याद आई है कि मैं आप लोगों को ये प्रेरित करना चाहता हूँ, जितने भी अगर आप लोकल फोटोग्राफर से काम कराते हैं तो देखिए वो किसी ना किसी संगठन से जरूर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अगर किसी संगठन से वो रजिस्टर्ड है तो वो जेन्युइन फोटोग्राफर होगा, उसकी एक लोकेशन होगी, उसकी एक आईडी कार्ड होगी, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट जरूर होगा संगठन का, ताकि वो एक जेन्युइन फोटोग्राफर हो। बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं दोस्तों जो ऑनलाइन अपना एक वेबसाइट बनाते हैं, इंस्टा पेज बनाते हैं, डाटा अपलोड करते हैं, और टाइम पर उनसे अगर बुकिंग करिए तो वो मिलते नहीं है, उनका कॉल नहीं उठता है, या उनके पास क्या है कोई रिप्लाई नहीं आता, और वो कभी कभी फ्रॉड भी करते हैं। तो दोस्तों मैंने ऐसी अभी 2-3 घटनाएं देखी, इसलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर्ड फोटोग्राफर से ही काम कराएं। दोस्तों आज रोहित सर के साथ पॉडकास्ट करके बहुत मजा आई, बहुत एक्साइटिंग पॉडकास्ट रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले पॉडकास्ट की तरह ये पॉडकास्ट भी पसंद आने वाला है दोस्तों। ये हमारा एडिटिंग 2.0 है दोस्तों, और आने वाले दिनों में हम इससे अच्छा भी पॉडकास्ट लेके आएंगे, एडिटिंग, सिनेमैटिक, लाइटिंग, और दोस्तों इसी तरीके से हम डिटेल पे आपके साथ बात करते रहेंगे। आप इसके लिए मेरा रतन शर्मा स्टूडियो चैनल है, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उस पर हम लोग बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारी जो सिनेमैटिक शूट्स हैं वो भी डाल रहे हैं, ताकि आप लोग उसे देखकर और भी चीजें सीख पाएं। और बहुत ही जल्दी हम लोग अभी नया पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं हमारे प्रकाश सर के साथ, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि वो भारतीय सर्व समाज संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस फील्ड में कि वो अपने भारत के जो समाज है उसको ज्यादा से ज्यादा सुधार सके।
और उनके बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी पॉडकास्ट लेके आएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ से लेके हमारे जिला अध्यक्ष तक, उनके साथ भी उम्मीद है कि हम आपके साथ पॉडकास्ट लेके आएंगे, ताकि हम लोग फोटोग्राफी पे और भी बहुत सारी चीजें सीखने पाए। अब ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच रोहित सर कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि इनके पॉडकास्ट के साथ साथ आप इनके शॉर्ट्स भी देखिए, इनकी बहुत सारी फिल्म मेकिंग की ट्रिक्स जो ये बताते हैं उसको भी जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखना। और भी बहुत सारे क्रिएटर को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके स्किल में हो जाए ग्रोथ, और आने वाले दिनों में हम सीखेंगे बहुत सारी चीज फोटोग्राफी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने लोगों के साथ बातें की। सो उम्मीद है दोस्तों ये पॉडकास्ट जरूर आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।